अभी हमने कहा था कि गूगल कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड लेकर आते हैं और फिर उनको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। ऐसे ही है ना, शॉर्ट लिस्ट करने का तरीका देख रहे थे। अब जरा देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। यहाँ तक तो हमने बात कर ली थी कि भाई शॉर्ट लिस्ट करते हैं। आपने देखा हमने प्रायोरिटी के लिहाज से किया, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किया। जो चीज़ें हमारे काम की थी उन्हें रखा है, जो चीज़ें हमसे रिलेट नहीं कर रही थी उन्हें हमने निकाल दिया। गूगल ने तो हमें एक स्टैंडर्डाइज चीज़ें दे दी थी ना, फिर हमने खुद से देखा कि हमें क्या चाहिए, जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम रख रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये कॉलम्स हमने रख लिए थे इतने ना। अच्छा, अब एक और चीज़ है, वो स्लाइड खोल के दिखाता हूँ आपको, और उसको बस फाइनली अप्लाई करते हैं और फिर अगले स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। वो क्या चीज़ है? वो है एक फॉर्मूला। अभी तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड बात कर रहे थे हम कि हाई सर्चेस और लो कंपटीशन, तो जो भी ऐसे कीवर्ड्स होंगे हम उन्हें प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। अब हमारे पास ना एक फार्मूला भी है जो कि एसईओ एक्सपर्ट्स का बनाया हुआ फार्मूला है। उस फार्मूले के मुताबिक जो हायर रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे कीवर्ड्स होते हैं, और जो उनसे ज़रा कम दर्जे के रिजल्ट्स होते हैं वो उससे हल्के कीवर्ड्स होते हैं। यानी एक फार्मूला लगाएंगे जिसका आंसर बड़ा आएगा वो अच्छा कीवर्ड होगा। वो फार्मूला किस पे लगाएंगे? इन्हीं चीज़ों पे लगाएंगे। अभी जो चीज़ें हम निकाल कर लाएंगे इसी कंटेंट के ऊपर एक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्या है वो फार्मूला? नीचे है जरा, वो है ये वाला फार्मूला, KEI, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब नंबर ही होता है। तो हम देख रहे हैं कि भाई कीवर्ड्स में से इफेक्टिव नंबर कौन सा है। जो बड़ा नंबर होगा उसे हम इफेक्टिव नंबर कहेंगे, जो बड़ा नंबर होगा उसे हम अच्छा नंबर कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये नंबर निकालने का फार्मूला क्या है? ये नंबर निकालने का फार्मूला ये है, नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। हम गूगल कीवर्ड में काम कर रहे थे जब प्लानर में, तो वहां पर आप देख रहे थे कि वहां पर हमारे पास सर्चेस आ रही थी, रिजल्ट्स तो नहीं आ रहे थे। यानी हम कुछ ढूंढते हैं तो उसके कितने रिजल्ट्स हैं ये नहीं पता लग रहा है, हमें ये पता लग रहा है उसकी सर्चेस कितनी आ रही है। ठीक है, लेकिन फार्मूले में हमें क्या करना है कि हमें नंबर ऑफ सर्चेस को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ रिजल्ट्स के साथ, और जिसका नंबर बड़ा आएगा हम उसे कहेंगे कि ये अच्छा कीवर्ड है हमारे लिए। ठीक है, अब नंबर ऑफ सर्चेज हमें मिल रही हैं कहां से? नंबर ऑफ सर्चेज हमें मिल रही हैं प्लानर से, और नंबर ऑफ रिजल्ट्स हमें मिलते हैं सर्च इंजन से, यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP से। वो कौन सा जगह होती है? आप अपना गूगल खोलते हो या आप अपना गूगल क्रोम खोलते हो और कुछ भी सर्च करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही आप कोई चीज़ एक सर्च करते हो तो क्या होता है? रिजल्ट्स आते हैं। हम उन रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये काम करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत थी, सर्चेज और रिजल्ट्स। सर्चेज कहां से मिल रही हैं? कीवर्ड प्लानर से। और रिजल्ट्स कहां से मिल रहे हैं? गूगल से डायरेक्टली। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं ताकि फिर हमारा टाइम ज़्यादा ना ज़ाया हो। इधर आ जाते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हमारा कीवर्ड है जी डाइनिंग टेबल। ठीक है, और इसकी नंबर ऑफ सर्चेज हमारे पास आ रही है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से गूगल को भी खोल लेते हैं। यहां पर हमें नंबर ऑफ सर्चेज का तो पता लग गया। अब हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ रिजल्ट्स चाहिए। वो नंबर ऑफ रिजल्ट्स हमें कहां से मिलने हैं? वो नंबर ऑफ रिजल्ट्स हमें गूगल से मिलेंगे। ठीक है, इसको जरा बंद करते हैं और गूगल पे आ जाते हैं। कोई सा भी गूगल खोल लेते हैं। जो जरा जल्दी खुल सकता है उसे खोल लेते हैं जिसमें लोड कम हो। जी, क्या था हमारा कीवर्ड? सर्च टर्म हमारी है डाइनिंग टेबल। ठीक है ना, सो मैंने यहाँ पर लिख दिया आकर सिंपल। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, कोई टूल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मैंने आकर लिखना है डाइनिंग टेबल, लिख दिया। ओके, अब जरा देखते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट्स तो नहीं नजर आ रहे हमें कहीं पे भी कि कितने रिजल्ट्स हैं। पहले ये होता था कि यहीं पर ही रिजल्ट्स नजर आ जाते होते थे। ठीक है, अब नहीं आते यहाँ पर। अब कहाँ आएंगे? टूल्स में जाए। सो ये हमें रिजल्ट्स नजर आ गए। कहता है डाइनिंग टेबल पर कितने रिजल्ट्स हैं? 685। आगे बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, अपनी शीट में आते हैं वापस।
बेशक यहाँ पर ये कॉलम ऐड कर लेते हैं ताकि करीब करीब हो जाए। हाँ, कॉलम कैसे ऐड करते हैं, इस पर राइट क्लिक करें। जैसे हम कॉलम डिलीट कर रहे थे कल, तो डिलीट कर रहे थे ना, अब कॉलम लाना चाहते हैं तो इंसर्ट करेंगे, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। इंटायर कॉलम, चलो जी, एक कॉलम हो गया। मुझे एक कॉलम चाहिए रिजल्ट्स के लिए और एक कॉलम चाहिए फार्मूले के लिए, तो मैं दो कर लूँ। मैंने इसकी शॉर्टकट की यूज़ किया, 4 किया तो कॉलम 2 हो गए। अच्छा, अब पहले को मैं रख लेता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ, रिजल्ट्स, और दूसरे का नाम ही मैं क्या रख लेता हूँ, KEI। ठीक है, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स, वही फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। सो अब हमें यहाँ से ये पता लग गया भाई, वैल्यू मैंने देखी थी फिर मैं भूल गया हूँ, दोबारा देख लेते हैं, 685। तो यहाँ पर आकर लिखो 6, मैं वहां से कॉपी भी कर सकता हूँ। अब मैंने क्या करना है, नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट, मगर मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, मैंने एक्सेल का तरीका यूज करना है। ठीक है, सो मैं एक्सेल में आया, एक्सेल में फार्मूला बनाने के लिए इक्वल टू लगाते हैं, सो मैंने इक्वल टू लगा दिया, मतलब कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। फिर ये नंबर ऑफ सर्चेस वाला कॉलम चूज किया, जैसे क्लिक ही कर दिया सीधा सीधा आ गया V2 यहाँ पे। फिर मैंने लिखा डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड का निशान है, स्लैश, और उसके बाद क्या कर दिया मैंने, देखो बहुत मुश्किल बात नहीं है, देखो सादा सा काम है, आंसर आ गया। आंसर एक्सपोनेंट में आ रहा है, बहुत बड़ी वैल्यू है इसलिए एक्सपोनेंट में आ रहा है। इसका पहले सॉल्यूशन निकालते हैं, इधर आए, इसे कॉमा कर दें, आंसर ही गायब हो गया। बेसिकली वो आंसर जो है ना वो डेसिमल्स में आ रहा है, और डेसिमल्स मुझे यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं अभी सिर्फ 2, लेकिन वो आंसर ज्यादा डेसिमल्स में शो हो रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से डेसिमल्स की तादाद को बढ़ा लेते। कैसे बढ़ाते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंक्रीज डेसिमल। डेसिमल किसे बोलते हैं, ये इशारिया के बाद वाले जो डिजिट्स आ रहे हैं। देखते हैं वैल्यू आई है कि नहीं आई है। चलें, अब हमें समझ में आई, मैंने 4 डिजिट्स ले लिया आखिर में ना, यानी अब मैंने इधर एक फॉर्मेट भी लगा दिया, इधर एक फार्मूला भी लगा दिया, वैल्यूज भी पुट कर दी, इट्स ओके। हाँ, अब हम सपोज ये कर लेते हैं कि हमारे पास ये 2 कीवर्ड्स हैं बस, ठीक है ना, हम टाइम ज़्यादा नहीं लगाते। दूसरा क्या है जी, डाइनिंग एरिया टेबल्स, राइट क्लिक, इंसर्ट इंटायर रो, मैं जरा गैप ला रहा हूँ, ले आऊँ गैप। गैप मैं इसलिए लाया हूँ कि अभी फिलहाल हम सपोज करते हैं कि ये 2 थे हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये काम करते रहेंगे तो क्लास ऐसी चलती रहेगी ना, हम 2 को सपोज कर लेते हैं, बाकी को मैंने अलग कर दिया कि उसके साथ जुड़े ना हो। ठीक है, अब मैं इधर आया जी, डाइनिंग एरिया टेबल्स, ये अच्छा है, मेरा कीवर्ड है या नहीं है, ये हमारी बात की थॉट्स हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसको सपोज करें कि यही 2 थे जिनमें से मुझे, ये सपोज कर लेना इन दोनों में से मुझे कोई एक चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं इधर वापस, डाइनिंग एरिया टेबल्स। अब यहां पर आकर मैं लिखता हूं डाइनिंग एरिया टेबल्स। रिजल्ट्स कहां से मिलेंगे, टूल्स में से मिलेंगे। 296 उसी तरह की वैल्यू है, ठीक है, ये वाली वैल्यू भी मैं यहां पे टाइप कर देता हूं, यहां टाइप करूंगा ना, टू 96 000 और 000। अब इधर आते हैं, फॉर्मूला तो लगाया हुआ था ना मैंने, इसे कॉपी कर दूं, अब दोबारा लगाने की जरूरत नहीं ना, इसे ड्रैग करके नीचे ले बस जी। अब हम सपोज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल हमें इन दोनों में से फाइनल करवाना था, और हमने फाइनल भी किससे करवाना है, KEI से करवाना है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई इनमें से बड़ा कौन सा है। इस पर आए, ये क्या लिखा हुआ है जी, सॉर्ट एंड फिल्टर, मैंने कॉलम पे रखा है KEI की कॉलम पर, और फिर मैंने कर दिया Z2A जी। पता लग गया कौन सा अच्छा है, उसने बता दिया कि पहले वाला आपका अच्छा कीवर्ड है, इसको कंपेयर करने के बाद नंबर ऑफ सर्चेस और नंबर ऑफ रिजल्ट्स। ये फार्मूला समझ में आ गया होगा मेरा ख्याल है सबको। एक्सेल जितना आना चाहिए वो भी मैंने साथ यूज कर दिया, मतलब इससे ज्यादा एक्सेल की जरूरत नहीं है, ये जितनी एक्सेल की कमांड इस काम के लिए चाहिए थी वो मैंने सारी अप्लाई की है एक एक करके। ठीक है, तो जिसको लगता होगा कि उसे एक्सेल नहीं आता तो बस ये लेक्चर के इतने क्लिप को देख ले जितना हमने किया है, तो उसे साथ में एक्सेल का इतना यूज भी आ जाएगा। चले अब आगे चलते हैं जरा, दूसरी चीज क्या है। एक तरीका तो ये वाला हो गया, एक फार्मूला ये वाला हो गया,
एक फार्मूला कंपटीटर्स को चेक करने वाला होगा। कितने सारे तरीके आ गए हमारे पास, ठीक है। अब एक तरीका और भी है, वो क्या है, हम शुरू के दिन से एक बात कर रहे हैं कि यूज कीवर्ड इन टाइटल करें ना, यूज कीवर्ड इन टाइटल। इसका क्या मतलब है कि जिन वेबसाइट के टाइटल में कीवर्ड मौजूद है वो उनका प्राइमरी कीवर्ड है, वो उस पर रैंक कर रहे हैं। तो अगर मैं ये ढूंढूं कि ऐसी कितनी वेबसाइट हैं जिनके टाइटल में ये कीवर्ड है, तो मुझे पता लग जाएगा ना मेरा कंपटीशन कितना है। क्या ख्याल है? उस तरीके से भी हम ये वाला काम कर सकते हैं। ये ढूंढना कैसे है सिर्फ ये मैं बताता हूं, फिर आगे चलते हैं। ये कीवर्ड है ना सपोज हमारा, मैंने इसको कर दिया डबल कोट्स, इधर भी मैंने लगा दिया डबल कोट्स। यानी इसको ढूंढने का तरीका क्या है, ऑल इन टाइटल कॉलम। ये फॉर्मूला देख लिया आपने क्या है इसका, कि आप सर्च बॉक्स में आए, वहां पर लिखें ऑल इन टाइटल कॉलन, और फिर डबल कोटेशन मार्क्स में अपना कीवर्ड, डबल कोट्स के अंदर अपना कीवर्ड मेंशन कर दें और फिर एंटर कर दें। एक दो बार फिर से जरा टूल्स में जाएं। हाँ भाई, क्या है 1 मिनट। अब हमने उधर से क्या देखा था कि इसको अच्छा कीवर्ड क्या रहा था ना, इसीलिए कह रहा था ना कि इसमें कंपटीशन नहीं था। लेकिन जब मैंने यहां आकर देखा तो अब मुझे अंदाजा तो हो गया ना कि भाई इसको तो कोई यूज ही नहीं कर रहा। सिर्फ एक ही वेबसाइट में आ रहा ही है और तो किसी में आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई अच्छा कीवर्ड मेरे लिए नहीं होगा, मतलब कंपटीटर्स के मुकाबले में तो ये अच्छा कीवर्ड नहीं होगा। ये अब हमने क्रॉस कंपैरिजन किया, पहले उधर से KEI लगाया, KEI के बाद टाइटल में KEI लगाया, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम और करें, एरिया को निकाल दें बीच में से। अब मैंने क्या कर दिया, राइटिंग टेबल्स। जी, कितने रिजल्ट्स आए? 6000 से भी ज्यादा रिजल्ट्स आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे इतना कंपटीशन है। अब हमें पता लगे इस कीवर्ड पे ठीक ठाक कंपटीशन है, ठीक है। चलिए अब हम एक और काम करते हैं। जी, मैंने क्या लिखा, डाइनिंग टेबल्स इन लाहौर, ठीक है ना। पहले तो ग्लोबल सर्च बन गई थी ना हमारी। ये डाइनिंग टेबल आपको पता है इतनी सारी फर्नीचर शॉप्स हैं जो ई-कॉमर्स टाइप की शॉप्स हैं और वो फर्नीचर ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है उसमें। आप देखें, हाँ जी, लाहौर का कोई भी नहीं है, यानी ज्यादातर कौन से लोग हैं फिर, यानी उन्होंने लाहौर को टारगेट नहीं किया हुआ। हो सकता है वो लाहौर के ही हों मगर उन्होंने कीवर्ड लाहौर टारगेट नहीं किया। जितनी भी ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं आपको पता है ना, वो लोकेशन टारगेट नहीं करती, वो तो ऑनलाइन कर रही होती है ना काम। चले एक कीवर्ड और करते हैं और फिर हम SEO पे चलते हैं। शॉप, ये किस तरह का कीवर्ड है भला? शॉप डाइनिंग टेबल्स, कैटेगरी क्या बन रही है इस कीवर्ड की? कमर्शियल, ये कमर्शियल टाइप का कीवर्ड है हमारा, ठीक है ना, सेल्स के लिए। ये देखिए वेबसाइट्स आई हैं कुछ, आइए रिजल्ट्स देखें इसके कितने हैं। 9 रिजल्ट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शॉप लगाएंगे तो जो बायर्स होंगे वो यही कीवर्ड लिख रहे होंगे, और अगर आपकी वेबसाइट इस पे रैंक करेगी तो आपके डाइनिंग टेबल आपकी वेबसाइट से यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। चलें अब आगे आ जाते हैं। ये तो हो गया हमारा कीवर्ड वाला टॉपिक आज क्लोज, कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। हमने सपोज कर लिया कि हमें कीवर्ड मिल गया भाई शॉप डाइनिंग टेबल्स, ठीक है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि मेरा जो क्लाइंट है उसकी जो वेबसाइट है उसके अंदर मैंने कीवर्ड टारगेटिंग करनी है। कीवर्ड हमें मिल चुके हुए हैं, अब कीवर्ड को अकोमोडेट करेंगे पूरी वेबसाइट में, तभी वेबसाइट रैंक होगी ना हमारी। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं SEO को। पहले हमने एडिटिंग की बात की, फिर हमने कीवर्ड की बात की, अब हम ये कह रहे हैं कि SEO करो। और SEO में मैंने कहा था ऑन साइट SEO, टेक्निकल SEO, ऑफ साइट SEO। ऑन साइट SEO और टेक्निकल SEO इज द मेजर पार्ट ऑफ SEO, ठीक है। वहां से हम लोग अपना काम शुरू करने लगे। आ जाते हैं जी इधर। और सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र भी किया कि इसका टाइटल का, वहीं से हम अपनी बात शुरू करेंगे। यहां से आते हैं और यहां लिखा होगा टाइटल ऑफ वेबसाइट। अच्छा, टाइटल को लेकर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, यहां पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिस्कशन करनी है टाइटल को लेकर, और वो वाली बात करनी है जो हमने पहले नहीं की।
पहले हमने क्या बात की थी, पहले हमने कहा था कि वेबसाइट का जो टाइटल होता है वो कहाँ होता है, हेड में होता है। वेबसाइट का जो टाइटल होता है वो 60 कैरेक्टर्स का होता है, नॉट मोर देन 60 कैरेक्टर्स। यहाँ तक हमने बात की थी। वेबसाइट का जो टाइटल होता है वहां पर आपको कीवर्ड लेके आना होता है, ये बात हमने पहले भी की थी, अभी भी यही की है थोड़ी देर पहले। एक और इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमने कोडिंग के दौरान नहीं की थी, कि किसी भी वेबसाइट का जो टाइटल होता है उसका साइज सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में ही नहीं बल्कि नंबर ऑफ पिक्सेल्स में भी होता है, यानी उसका काउंट नंबर ऑफ पिक्सेल्स में भी होता है। इसका क्या मतलब है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब समझने के लिए हम इधर आते हैं और एक कीवर्ड लिखते हैं। वैसे ये लिखे ही हुए हमने, लेकिन हम एक और कीवर्ड लिखते हैं। इक्विपमेंट के स्पेलिंग गलत हुए हैं, चले कोई बात नहीं, वो फिर भी इसको पिक कर ही लेगा, ठीक है ना। वो स्पेल थोड़े से टाइप गलत हुए, कोई बात नहीं। अब ये देखेंगे आगे ही वेबसाइट, ये वेबसाइट की डोमेन नजर आ रही है, ये वेबसाइट का यूआरएल नजर आ रहा है, और ये वेबसाइट का टाइटल नजर आ रहा है, ठीक है। ये वेबसाइट का टाइटल है। अब ये टाइटल के जो कैरेक्टर्स हैं ये तो हमें सबको समझ में आ रहा है कि भाई यही टाइटल का काउंट है, जिसकी हम काउंट की बात कर रहे थे कि 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। नंबर वन, पहले ये देखते हैं कि जिनका 60 कैरेक्टर्स नहीं है तो उनका इशू क्या है भाई, देखते हैं। ये देखें, गूगल के क्राउलर ने फर्स्ट 60 कैरेक्टर में से ही कीवर्ड को पिक करना है। अगर आप बियॉन्ड 60 कैरेक्टर जाकर अपने कीवर्ड डिफाइन करेंगे तो वो उसको पिक ही नहीं करेगा, यानी कि आपका कीवर्ड 60 कैरेक्टर्स में होना चाहिए। दूसरी बात, आपका मैसेज भी नहीं पढ़ा जा रहा कंप्लीटली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कितने कीवर्ड्स को यूज करना है, 60 कैरेक्टर्स को यूज करना है। लेकिन ग्राफिक से क्या मुराद है, पिक्सल से क्या मुराद है, अगर हम ये देखें ये जो रिजल्ट्स हमें नजर आ रहे हैं तो ये स्क्रीन के ऊपर कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना। और अगर हम ये देखें ये सारी जगह खाली है, ये जगह भी खाली है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्रीन के ऊपर इसके पास जगह कितनी है, यहां से लेकर तकरीबन यहां तक, बस ये जो जगह है इसको वो बोल रहा है पिक्सेल्स। कहता है भाई इससे बड़ा हो गया अगर इस जगह से कीवर्ड आपका तो फिर भी नजर नहीं आएगा। अब हम किस में बात कर रहे हैं, ग्राफिक्स में बात कर रहे हैं। पिक्सल, अब कैरेक्टर्स को छोड़ देते हैं, कैरेक्टर्स के काउंट को छोड़ के बात कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कहने को वो हो 55 कैरेक्टर्स, लेकिन उसके बावजूद पिक्सेल्स में वो पूरे ना उतर रहे हो, तो पूरे नजर ही नहीं आ रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दो चीजों को चेक करना है, काउंट को भी चेक करना है और पिक्सेल्स को भी चेक करना है, ठीक है। पिक्सेल्स का मतलब क्या है, पिक्सेल्स का मतलब यह है कि क्या वो इस स्पेस में पूरे भी आ रहे हैं जितनी स्पेस यहाँ पे रखी गई है, कि नहीं पूरे आ रहे हैं। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कागज में लिखने को कहूँ कि भाई स्मॉल लेटर्स में अपना नाम लिखें पहली लाइन में, और कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखें दूसरी लाइन में, तो क्या होगा, जो आपने कैपिटल लेटर्स में नाम लिखा होगा उसकी विड्थ और उसकी हाइट ज्यादा होगी, और जो स्मॉल लेटर्स में लिखा होगा उसकी विड्थ और हाइट कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ये कहें कि भाई उसके पिक्सेल्स बढ़ गए ना, कैपिटल लेटर्स के पिक्सेल्स, भाई जब विड्थ भी बढ़ गई हाइट भी बढ़ गई तो स्पेस भी बढ़ गई, ठीक है, साइज उसका ज्यादा हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपने टाइटल में कैपिटल लेटर्स में अपर केस में कुछ लिखते हैं तो ये इशू हमें आ सकता है। इस चीज को हमें कैसे मैनेज करना है, इस चीज को हमें कैसे चेक करना है, इसके लिए हमारे पास टूल मौजूद हैं बहुत सारे। ये देखें, ये मैंने स्लाइड खोल दिया एक, ये मैंने एक वेबसाइट दी हुई है, लेकिन उससे पहले ये पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ आ रहा है। पेज टाइटल शुड बी अराउंड 580 पिक्सेल्स इन लेंथ, यानी पिक्सेल्स का मैक्सिमम काउंट 580 पिक्सेल्स, यानी अगर आप 580 पिक्सल से ज्यादा रखोगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है। क्या हुआ इसको, यानी अब हमें इसके साइज का पता लग गया कि हमें सिर्फ कैरेक्टर्स में साइज को नहीं देखना बल्कि पिक्सेल्स में भी साइज को देखना है, ठीक है। लेकिन पिक्सेल्स में जब हम साइज को देखेंगे तो उसके लिए हमारे पास तरीकाकार क्या है, टूल। मतलब आप कैरेक्टर्स को तो काउंट कर सकते हो ना, पिक्सेल्स को तो काउंट भी नहीं आप कर सकते, ठीक है। इसको देखते हैं अभी, इसने हमारा कितना टाइम लेना है। और
कोशिश तो कर रहा है आने की, आ नहीं पा रहा, लेकिन कुछ केबल का इशू हुआ है। रिकॉर्डिंग को रोक लेता है। अब हमने इसके पिक्सेल्स काउंट करने हैं। पिक्सल काउंट करने के लिए ये मैंने एक वेबसाइट आपको दी हुई है, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। ये इस वेबसाइट का यूआरएल है, इसको आपने लैपटॉप में खोलना है। लैपटॉप पे जब ये स्लाइड खोलोगे, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे वेबसाइट किसी जगह पर जाएगी। अलाउ करें इसको, ये लिंक खोलना है भाई, ये लिंक खोलना सबको आता है ना, लिंक कैसे खोलते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है जी। आगे क्या कहता है भाई, यहाँ पर आकर ना आप वेबसाइट का नाम बताएं। अच्छा, अब तो थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि ये मैं क्या करने लगा हूँ। ये मैं चेक करने जा रहा हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है, हो सकता है कि वो वेबसाइट लाइव हो सकता है वो वेबसाइट लाइव भी ना हो, लेकिन मैं ये देखना ये चाह रहा हूँ कि जो मेरी वेबसाइट है, क्या उसका टाइटल वैलिड है कि नहीं है। और मैं अगर ये सपोज करूँ कि मेरी वेबसाइट लाइव भी नहीं है, तो फिर मैं अपनी वेबसाइट का तो लिंक नहीं दे सकता। तो ये टेस्ट करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपकी अपनी ही वेबसाइट हो, आप किसी भी वेबसाइट को खोल के वहां पर अपना टाइटल मेंशन करके ये टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ बात? बेशक आपकी वेबसाइट कमर्शियल है, जिसको आप चेक कर रहे हो वो स्पोर्ट्स की है, वो एजुकेशन की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चेक क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टाइटल चेक कर रहे हैं, तो किसी की वेबसाइट के सहारे भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी देखिएगा मैं किसी और की वेबसाइट के थ्रू कोई और कीवर्ड चेक करने लगा, यानी कीवर्ड सेट करने लगा। यहाँ पर आते हैं और इसको ही पिक कर लेते हैं भाई, कॉपी लिंक एड्रेस। ये यूआरएल मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आया, इधर लाकर इसको पेस्ट कर दिया। ये कह रहा था ना कि यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का एड्रेस दे दो, मैंने दे दिया, और फिर मैंने कहा जनरेट। अब उसने क्या किया, इसका प्रीव्यू जनरेट किया। देखते हैं ये क्या होता है आगे, छोटा भी है कि नहीं। क्या हुआ, दो चीजें आपको ग्रीन कलर में नजर आई, पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। अभी हम मेटा डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, ये हमने HTML में नहीं पढ़ा था इसको, मैंने कहा था कि जब हम लाइव करेंगे ना तब मेटा डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। अच्छा, पेज टाइटल क्या कहता है, पेज टाइटल 432 पिक्सल्स, और ग्रीन कलर में दे रहा है, ये रेड कलर में देगा, ये ऑरेंज में देगा, और ये ग्रीन में देगा। रेड का मतलब है कि भाई ठीक नहीं हुआ, ऑरेंज का मतलब है कि बेहतर हो गया लेकिन 100% ओके नहीं है, और ग्रीन का मतलब ये है कि बिल्कुल वैलिड हो गया गूगल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। ठीक है, सो ये कह रहा है कि जो आपने टाइटल लिखा हुआ है ये वैलिड है, और यहाँ पर देख रहे होंगे हमने कीवर्ड यूज किया हुआ है, ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम कह देते हैं जी कि हमारा कीवर्ड क्या था इस वक्त, डाइनिंग टेबल, और हमने बनाया क्या कीवर्ड था, हमने बनाया था शॉप डाइनिंग टेबल्स। अच्छा, थोड़ी देर के लिए सोचें, शॉप डाइनिंग टेबल्स और शॉप डाइनिंग टेबल्स इन लाहौर, मतलब हम कहते हैं हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो ऑनलाइन सेल होती है, तो शॉप डाइनिंग, जिस बंदे ने दराज से कोई चीज खरीदनी होती है तो वो ये तो नहीं लिखता ना इन लाहौर, वो तो सिर्फ शॉप प्रोडक्ट का नाम लिखता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारी तो फिजिकल शॉप भी है, तो हम फिजिकली भी सेल कर रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, साथ में इन लाहौर भी लिख लिया। और चले जी, हमने आगे से ना अपनी, अब ये ऑप्शन क्या है, आप चाहें तो टाइटल के अंदर अपना एक प्राइमरी कीवर्ड, फोकस कीवर्ड यूज करें, और अगर आपको लगे कि आपके पास स्पेस अभी है तो आप अपना सेकेंडरी कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज तीसरा ऑप्शन क्या है कि हम अपनी ब्रांड का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं जी हमारा है पॉपुलर फर्नीचर्स। ठीक है, हो गया। अब वो क्या कह रहा है, ग्रीन कलर में आ गया। थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, मैं कहता हूं जी क्या हुआ, नहीं यूज कर सकता था मैं, इसलिए मैं कहता हूं नहीं यूज करते भाई इसको। अच्छा, अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, पिक्सल्स कितने हैं, 452 ही हैं, और मैं लाहौर को जो है ना सिर्फ कैपिटल कर देता हूं। सबको बताने क्या हो जाएगा, देखिए क्या हुआ,
पिक्सेल्स इंक्रीज हो गए, मैंने एक कैरेक्टर भी ज्यादा नहीं किया, एग्जैक्टली उतने ही कैरेक्टर्स हैं, लेकिन किसकी वजह से इंक्रीज हुए हैं? सिर्फ इनके बढ़ने की वजह यह है कि भाई उनका साइज बढ़ने, उनकी विड्थ और उनकी हाइट बढ़ गई है। सो हम रिकमेंड यही करते हैं कि आप टाइटल के अंदर कभी भी एब्रीविएशंस यूज ना करें। कीवर्ड को बेशक स्मॉल लेटर्स में लिखें, गूगल खुद ही उसको मैनेज कर लेगा, अपर केस और लोअर केस। कोई लोअर केस में सर्च करेगा तब भी नजर आएगा, कोई अपर केस में सर्च करेगा तब भी नजर आएगा। ठीक हो गया? सो ये तो हो गया हमारा टाइटल। अब हमने सपोज किया अभी टाइटल बनाने आए थे, बन गया, हाँ, अब कोई मुश्किल काम नहीं है। अब क्या करना है? आगे से कोडिंग में जाना है, अपनी फाइल को खोलना है, फाइल के हेड पोर्शन में जाना है, जहां पे टाइटल लिखा हुआ है वहां पे जाकर इस टाइटल को पेस्ट कर दें। टाइटल को हमने जनरेट करवा लिया, टाइटल को हमने क्रॉस चेक कर लिया, टाइटल एसईओ के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बन गया, टाइटल के अंदर कीवर्ड भी आ गया हुआ। ठीक है? कैसे करना चाहिए? जल्दी से वेबसाइट में जाकर कर लेते हैं, स्टूडेंट वेबसाइट में कर लेंगे। किस फाइल में? इंडेक्स में होगा ना, मेन फाइल तो इंडेक्स ही होती है। एडिट विद नोटपैड, आगे टाइटल भी आपको नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये हमारी वो डाइनिंग टेबल वाली वेबसाइट है, सपोज करें हम, तो हम इस सारे को मिटा देते हैं और यहां पर और इसको सेव कर देते हैं। लग गया? ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। अब आ जाते हैं अगले हिस्से पर। अगला हिस्सा क्या है? मेटा, मेटा डिस्क्रिप्शन। अगर आप कोडिंग में देखें तो यहां पर आपको मेटा का टैग भी नजर आ रहा होगा, नॉट वन मोर देन वन। हाँ, इस वक्त हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये वाला है, लाइन नंबर 10 वाला। ऑथर का क्या मतलब है कि वेबसाइट का ऑनर कौन है। व्यू पोर्ट का क्या मतलब है कि भाई उसका व्यू पोर्ट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है। ये जो व्यू पोर्ट वाला कोड है ना, ये आपको जो मैंने वेबसाइट दी उसमें आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखिएगा। ये हर वेबसाइट में आमतौर पर होता है, अगर नहीं होगा तो मैं इसे कॉपी पेस्ट करूंगा। और ये वेबसाइट डिपेंडेंट कोड नहीं है, ये स्टैंडर्ड कोड है। यानी अगर आप ये वाला भी कॉपी कर लेंगे और आपके पास कोई वेबसाइट है और उसमें ये मौजूद नहीं है, आप इसको एज इट इज पेस्ट कर दें, इसमें कोई रेफरेंस वेबसाइट का नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहे हैं कि ये जो वेबसाइट है ये तो डेस्कटॉप के लिए बनी हुई है, तो इसको मोबाइल फ्रेंडली भी होना चाहिए, इसे मोबाइल फ्रेंडली भी कर दो। सिर्फ हम ये मेंशन कर रहे हैं इसमें। ठीक है? अच्छा, अब यहां पर आ गए हैं लाइन नंबर 10, मेटा। ये मेटा का टैग आ गया, नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन। अब हम यूं कहें कि टाइटल जो है वो हेडलाइन है क्राउलर के लिए, और मेटा जो है वो डिस्क्रिप्शन है आपकी वेबसाइट की। थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। ठीक है? कि क्राउलर को हमने एज ए हेडलाइन अपनी वेबसाइट बताई, तो हमने टाइटल में बताई। अब उस वेबसाइट का मैसेज क्या है वो हमने बताना है, जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन में बताना है। और गूगल के मुताबिक इसकी लेंथ 160 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। आज की तारीख में भी ये कंसीडर हो रहा है, लेकिन इसकी कंसिडरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आया है। जैसे ये पहले कंसीडर होता था, अब वैसे नहीं होता। मसलन इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि पहले जब भी हम वेबसाइट को रैंक करते थे हमने ऊपर कीवर्ड लगाया। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई 60 कैरेक्टर में तो था कीवर्ड, 160 कैरेक्टर में आपने लिखनी है इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन, और आपने इसके अंदर अपने कीवर्ड को यूटिलाइज कर लेना है। सो गूगल क्या करेगा, इधर से भी आपकी रैंकिंग बढ़ाएगा। ये जो भी हम रिजल्ट्स देख रहे थे जरा देखिएगा, इधर आए, ये वाले जो रिजल्ट्स है आवर रेंज ऑफ इक्विपमेंट, अब ये रिजल्ट्स 100% मेटा में से पिक नहीं होते। अभी भी ये जो आपको रिजल्ट नजर आ रहा है ये मेटा डिस्क्रिप्शन का रिजल्ट नहीं है, ये वेबसाइट की बॉडी में से कंटेंट से उसने रिजल्ट उठाया गूगल ने। पहले क्या होता था, नवंबर 23 तक क्या होता था, नवंबर 23 तक ये होता था कि ये वाला जो कंटेंट था ये ऑलवेज कहां से पिक होता था, मेटा डिस्क्रिप्शन से। लेकिन उसके बाद गूगल ने एक नई अपडेट लेकर आया था और उसका नाम उसने रखा हुआ था कि हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। सो गूगल कहता है कि भाई अब आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए यूजर्स के लिए। सो आप 160 कैरेक्टर्स में जो मैसेज दे रहे हैं, जरूरी तो नहीं है कि दुनिया भर के यूजर की रिक्वायरमेंट वो पूरी कर सकता हो। किसी बंदे को भी किसी टॉपिक को लेकर कुछ भी क्यूरी हो सकती है, और जरूरी नहीं होता कि उस हर क्यूरी का कंटेंट एक जैसा हो। कोई भी बंदा अपनी क्यूरी को मुख्तलिफ अंदाज में लिख सकता है। सो गूगल ने कहा कि भाई आप अपने वेबसाइट के कंटेंट को, जो बॉडी में वेबसाइट है आपकी, हेल्पफुल कंटेंट की शक्ल में बनाएं अपनी वेबसाइट को लेकर।
कि भाई आपकी वेबसाइट को लेकर जो क्यूरीज हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उनको आपने कितने अच्छे तरीके से अपनी वेबसाइट के कंटेंट में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका फायदा क्या होगा कि यूजर जिस तरह की भी क्यूरी करेगा जो कि मैच करती होगी आपके कंटेंट से, और उसका जो सबसे बेहतर पार्ट आपकी वेबसाइट पे होगा वो कंटेंट वहां से निकाल कर दिखाएगा। पॉइंट समझे आपने कि नहीं? अभी क्या कर रहा था, वो सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शन में से पिक करता होता था 23 तक। अब उसने कहा कि नहीं भैया, आप अपनी वेबसाइट में लिखे हुए कंटेंट को इतना अच्छा कर दो कि जैसे हम कहते हैं पीक सॉल्यूशंस और डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग को लेकर किसी, ये तो नहीं हो सकता ना कि सबकी क्यूरी डिजिटल मार्केटिंग ही हो। किसी की क्यूरी सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकती है, किसी की क्यूरी पीपीसी एड्स की हो सकती है, किसी की क्यूरी ये भी हो सकती है कि हाउ टू इनेबल गूगल एड अकाउंट, हाउ टू रीस्टोर सस्पेंडेड गूगल बिजनेस प्रोफाइल। लेकिन ये सारी चीजें आ किस में रही हैं? ये डिजिटल मार्केटिंग में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरी वेबसाइट में ये सारा कंटेंट होगा तो मैंने यूजर्स के लिए अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, और उसके हर मसले का हल उसे मेरी वेबसाइट पे मिल रहा है। गूगल कह रहा है अब ऐसा होना चाहिए। तो फिर वो ये कहता है कि जब कोई बंदा क्यूरी करेगा, मैं देखूंगा कि उसकी क्यूरी का बेहतर मैच आपकी पूरी वेबसाइट पे कहां है। मैं वहीं से टेक्स्ट निकालूंगा और उसको मैं रख दूंगा कहां पे लाकर, यहां पर। और कितना है, सिर्फ 2 लाइनें आई हैं। देखिए पूरा तो नहीं लिया ना, ले उतना ही रहा है अभी भी, 160 कैरेक्टर्स ही ले रहा है, बाकी को डॉट लगा दिया उसने। लेकिन यूजर को ऐसे लगे कि जो मेरा क्वेश्चन था मुझे उसका जवाब मिला। अदरवाइज यूजर की क्यूरी तो कुछ और होगी, उसने उठाकर वो कीवर्ड का आंसर ही दिखाना है हर दफा। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? सो दैट इज, इस अपडेट का नाम गूगल ने रखा था नवंबर 23 में हेल्पफुल कंटेंट, कि अब आपकी वेबसाइट का कंटेंट हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए। और सेमेंटिक एसईओ का मतलब भी यही है। अगर कोई बंदा आपसे पूछेगा व्हाट इज सेमेंटिक एसईओ, सेमेंटिक एसईओ का मतलब भी यही है। जैसे सेमेंटिक कीवर्ड्स हमने पढ़े थे, एलएसआई कीवर्ड्स को हमने कहा था कि सेमेंटिक कीवर्ड्स यानी मीनिंगफुल वर्ड्स, आपकी क्यूरी से रिलेट करते हुआ जो मीनिंगफुल पार्ट है इंफॉर्मेशन का, इज कॉल्ड सेमेंटिक एसईओ। कहता है भाई सेमेंटिक एसईओ करें, अपने कीवर्ड्स को एक्सप्लेन कर दें। हम कह सकते हैं कि कीवर्ड जो है वो इंग्लिश के वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, और आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, वो सेंटेंसेस हैं उन वर्ड्स के साथ मिलाकर जो आपने बनाया है। तो इस तरह की एसईओ जो हेल्पफुल कंटेंट लिख रही होती है उसे हम बोलते हैं सेमेंटिक एसईओ। ठीक है जी। अब वो अगले मरहले में आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, कहते हैं हाँ भाई अब आप यहां पर आए और यहां पर आकर आप बता दें कि आपको किस तरीके से मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो अब ये वाली मेटा डिस्क्रिप्शन आपको पता लग गया कि मैं वेबसाइट की बॉडी से मैं नहीं पिक करूंगा, मैं तो 160 कैरेक्टर्स की कोई डिस्क्रिप्शन कीवर्ड यूज करके लिखूंगा ही। लेकिन अब ये गूगल पर डिपेंड करेगा कि वो मेरी मेटा डिस्क्रिप्शन यहां से पिक करता है कि मेरी मेटा डिस्क्रिप्शन वेबसाइट की बॉडी में से पिक करता है। आमतौर पर क्या होगा, 80% से भी ज्यादा टाइम्स वो आपकी वेब इंफॉर्मेशन वेबसाइट की बॉडी में से पिक करेगा। लेकिन अभी तक उसने, आज की तारीख तक अभी तक उसने मेटा को डेड नहीं किया। मेटा के टैग को उसने डेड नहीं किया। मेटा का एक टैग है जो बहुत सालों पहले डेड हुआ है, मेटा कीवर्ड्स, उसको उसने डेड कर दिया हुआ है। यानी वो ये कहता है कि लगा लोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक टाइम होता था मेटा कीवर्ड में अपनी सारी लिस्ट देते होते थे कि भाई ये हमारे कीवर्ड्स हैं कॉमे के साथ। अब वो इसकी केयर ही नहीं करता, वो कहता है अब इसकी कोई वर्थ नहीं है। अगर आप अपनी मेमोरी के लिए लिख रहे हो तो बेशक लिख लो, लेकिन इससे आपकी एसईओ इंप्रूव नहीं होगी, ना ही नीचे जाएगी ना ही ऊपर आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो टैग डेड हो गया। तो अब हम उसको अपनी मेमोरी के लिए तो लिख सकते हैं, वैसे नहीं लिख सकते। अब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है अबाउट 160 कैरेक्टर्स। यहां पर भाई बॉडी में तो कोई लेंथ नहीं है ना, बॉडी में तो आपने डिफाइन किया हुआ है, गूगल ने खुद ही जाकर एक पॉइंट लेना है और उधर से 160 कैरेक्टर उठा के दिखा देने, आगे डॉट डॉट लगा देना जहां से उसका क्वेश्चन शुरू होने लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर भी हम उसी तरह बनाएंगे। चलिए काम करें जरा, एक थोड़ी सी हेल्पफुल एक बात भी कर लेते हैं। यहां जरा वेयर इज जेमिनी, कहां पर है भाई, मुझे नहीं नजर आ रहा कि कहीं भी है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पर है ही नहीं है, नीचे होगा। ठीक है, शो मोर,
अच्छा, ये इस तरह की इंफॉर्मेशन जो हम जेमिनी से जनरेट करवाएंगे ना, ये कॉपी में नहीं आएगी, डुप्लीकेट में नहीं आएगी, इसलिए कि ये यूजर कंटेंट नहीं है, ये मेटा कंटेंट है। ये हम जेमिनी से या चैटबॉट से लिखवा सकते हैं, ठीक है। इधर उसने मुझे कहना है कि भाई अभी लॉगिन भी करो, ये लॉगिन नहीं हुआ हुआ, ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, किसी और अकाउंट को खोल लेते हैं जिसमें मेरे पास लॉगिन हो। आई थिंक सो कि यहाँ पे खुल जाएगा। आ गया, चलिए जी। अब मैं यहाँ पे जो है ना जरा हम ये काम करते हैं, हम इसे कहते हैं भाई हमारी एक वेबसाइट है, हमारी कंपनी का नाम है पॉपुलर फर्नीचर, और हम लोग सेल करते हैं डाइनिंग टेबल्स, ठीक है। सो आप हमें उसकी एक मेटा डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट जनरेट कर दो, और हमें ये टेक्स्ट जनरेट करवाना है 160 कैरेक्टर्स के अंदर, ठीक है। क्या था पूरा कीवर्ड हमारा? बस इतना ही था, डाइनिंग टेबल्स ही था, शॉप डाइनिंग टेबल्स था, है ना, ठीक है। चलो और भी लिखते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद मैं इसको काउंट कर पाऊंगा, अगर तो ये 160 कैरेक्टर से बड़े हो रहे होंगे तो मैं इसे खुद से थोड़ा सा शॉर्ट कर लूंगा, अगर ये 160 कैरेक्टर्स की रेंज में आ रहे हैं तो मैं इसको जाकर मेटा डिस्क्रिप्शन में लिख लेता हूँ। चेक करते हैं। जी, ठीक है, इससे कोई इतराज नहीं है। यहाँ पे ये था जी हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मैंने लिख दिया, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पता है ये कि जरूरी नहीं है कि वो हर दफा यहाँ से मेटा डिस्क्रिप्शन को पिक करेगा। हो सकता है कि अगर मेरी ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट है और मैंने इसको किसी अपनी प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन किया होगा, तो ये वहां से उठा कर जाएगा, कोई भी बंदा क्लिक करेगा तो उधर जाएगा वो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होगी हमारी आज, टाइटल को भी हमने देख लिया, मेटा डिस्क्रिप्शन को भी हमने देख लिया, तीसरी चीज़ एक और देखते हैं। और यहां पर देखा, ये मैंने चैटबॉट से इंटेंशनली क्रिएट करवाया है, इसलिए आपको पता लगे कि कौन सा काम है जो हम चैटबॉट से करवा सकते हैं और कौन सा काम है। अब अगर मैंने कीवर्ड को यूज करना है बॉडी के अंदर और मैं उससे कहूँ कि हाँ भी मुझे कंटेंट लिख कर दो, फिर मैं चैटबॉट से नहीं करवाऊंगा। बॉडी का कंटेंट आपने कभी भी ऑटोमेशन से नहीं लेना। बॉडी का कंटेंट आपका यूनिक कंटेंट होना चाहिए, फ्रेश कंटेंट होना चाहिए। और गूगल बहुत ज़्यादा कंसीडरेशन कीवर्ड्स अपने स्टैंडर्ड्स पे बाद में आता है, सबसे पहले ये देखता है कि क्या आपका कंटेंट फ्रेश कंटेंट है, ऐसा तो नहीं है कि आपका कंटेंट डुप्लीकेट कंटेंट है। तो पहला क्राइटेरिया ये है उसका, उसके बाद उसके अपने फिल्टर स्टार्ट होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलें जी, अब हम आ जाते हैं वापस उधर ही। सबको पता है ना हमारी क्लास टाइम 5 बजे हो चुकी हुई है, हाँ।
मेरा ख्याल आपको नहीं पता। हाँ ठीक है, क्लास टाइम हमारा जो है ना 5 बजे का है अब, ठीक है, तो कोशिश किया करें 5 बजे आ जाए। अब आ जाते हैं आगे। अगला एक और टॉपिक आज खत्म करते हैं और वो है कैनोनिकल। व्हाट इज कैनोनिकल? कैनोनिकल होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। आई होप कि 10 मिनट में हो जाएगा हमारा। पहले ये समझ लेंगे व्हाट इज कैनोनिकल। इफ यू हैव द सेम या सिमिलर कंटेंट अवेलेबल अंडर डिफरेंट यूआरएल्स ऑफ योर वेबसाइट। हम दूसरों की वेबसाइट की बात नहीं कर रहे, हम अपनी वेबसाइट की बात कर रहे हैं कि एक ही तरह का कंटेंट हमारे पास हमारी ही वेबसाइट के मुख्तलिफ पेजेस पर मौजूद है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? मैं कहता हूँ पिक्सोशियन का होम पेज है, वहां पर उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को 1-2 पैराग्राफ्स में डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद जब कोर्सेज पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर एक पेज है डिजिटल मार्केटिंग का, और वही वाला कंटेंट जो कि होम पेज पर डिस्कस हुआ है वो वहां पर भी है। तो क्या हुआ? डुप्लीकेट हो गया। मगर वो डुप्लीकेट कहां पर हो रहा है? पिक्सोशियन की अपनी वेबसाइट पर ही हो रहा है। तो मतलब ये तो नहीं हम कह सकते ना कि वो कॉपी कंटेंट है, वो तो इन्हीं का अपना कंटेंट है ना, पहले एक जगह पर है फिर दूसरी जगह पर है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम ये है कि गूगल ये कहता है कि मैं खुद कंफ्यूज हूं आपके इस कंटेंट को देखकर कि मैंने कहां जाना है, मैंने होम पेज पर जाना है कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग के पेज पर जाना है। यानी वो हमारा कंपटीशन हमारे से ही करने लगा हुआ है। सो ये बात क्लियर करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है कैनोनिकल टैग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बताएंगे कि भाई ये ओरिजिनल है और ये फोटोकॉपी है। जैसे मैं ये कहूँ कि भाई एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी है, तो आप फोटोकॉपी कराकर ले आए, मेरे सामने दोनों पेजेस पड़े हैं, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट है, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट है, पता ही नहीं लग रहा ना असल कौन सा है। और उसको बैक पे करूंगा तो हो सकता है आपने कोई टिक मार्क किया हो तो मुझे पता लग जाएगा हाँ भाई ये तो असल है, क्योंकि इसको आपने टिक मार्क किया था बैक साइड से। तो कोई ना कोई निशान लगाना पड़ेगा कि इसमें से असल कौन सी है और डुप्लीकेट कौन सी है। ठीक है, ये निशान लगाने के लिए, ये मार्क करने के लिए हम कैनोनिकल लगाते हैं, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर है एसईओ का पहला, यानी एसईओ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। अब इसकी एक एग्जांपल तो मैंने आपको दी डुप्लीकेट कंटेंट के साथ। ये ऐसा भी हो सकता है कि डुप्लीकेट कंटेंट ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। यानी हम यार भाई इतनी मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं, उसे नहीं डालते, हम डुप्लीकेट कंटेंट करते ही नहीं है। जब डुप्लीकेट कंटेंट होगा ही नहीं तो ये तो गड़बड़ नहीं ना हो सकती ये वाली, और ये चीज को हमें मैनेज भी नहीं करना पड़ेगा। ये मैनेजमेंट तो तभी शुरू होगी जब डुप्लीकेट कंटेंट होगा। मगर हर वेबसाइट में एक डुप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट होती है, उसे कंट्रोल करना असल इशू है हमारा। वो कौन सी है? www.abc.com वेबसाइट खोली, वेबसाइट खुल गई, ऐसे ही है ना। लेकिन अभी आपको जो मैंने वेबसाइट बनाने के लिए दी हुई है ऑफलाइन, आप भी वेबसाइट खोलते हैं ना घर में जाकर, वो वाली, वो कैसे खुलती है? कैसे? नहीं, वो तो वेबसाइट ऑफलाइन है ना, वो तो कंप्यूटर में नहीं, कंप्यूटर पे है, ऑनलाइन तो है ही नहीं, तो आप कैसे खोलते हैं उसे? खुलती तो वो भी है, खुलती है ना वो भी, कभी नहीं खोल के नहीं देखी अभी वो जो मैंने ऑफलाइन दी आपको, ऐसे खुलती है? नहीं, ऐसे कैसे खुल सकती है? वो ऑनलाइन तो खुलती नहीं। abc.com लिखने से तो नहीं खुल रही होगी ना, isaac.com लिखने से तो नहीं खुलती। क्या लिखने से खुलती है? क्या क्या लिखने से खुलती है, यही पूछ रहा हूँ सर। क्या लिखते हैं तो वेबसाइट खुल जाती है? हाँ, ये कैसे खुलती है? वो इंडेक्स से। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेबसाइट के खुलने के 2 तरीके हो गए। यानी एक तरीका क्या है? www.abc.com/index.html। सपोज एक तरीका क्या है? www.abc.com। बस ये जो मैं ऑनलाइन वेबसाइट खोल रहा हूं ये तो ऐसे ही खुल रही है। ऑनलाइन वेबसाइट .index.html से भी खुल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट को खोलने के 2 तरीके हो गए। अब गूगल फिर कंफ्यूज हो गया ना कि भाई इनमें से असल वाली कौन सी है। हालांकि फिजिकली तो एक ही चीज है, फिजिकली 2 चीजें नहीं है, फिजिकली एक ही चीज है, मगर लॉजिकली उसके एड्रेस 2 बन चुके हुए हैं। तो हमें गूगल के क्रॉलर को बताना पड़ेगा कि इन एड्रेसेस में से कौन सा एड्रेस है जिस पे क्रॉलर जाए और कौन सा एड्रेस है जिस पे क्रॉलर। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? क्या कहा मैंने? स्क्रीन पर देखिए, ये मैंने जो बात की है ना वो ये की है। ये एक वेबसाइट है, आ गई, इस पे मैंने क्लिक किया,
देखते हैं भाई क्या खुलता है। और ये खुल गई वेबसाइट, खुल गई ना। ये इसका यूआरएल आ रहा है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डॉट डीसी किचन डॉट ORG, देयर इज नो फाइल नेम। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं होम के बटन पे जरा क्लिक करता हूं, ठीक है। अब फिर दोबारा से वेबसाइट लोड हुई है, सब कुछ वही रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ कि हुआ है, वही वेबसाइट फिर खुली है। बैक करें जरा, ऐसे थी ना पहले, ये देखें। जैसे ही मैंने होम के बटन पे क्लिक किया तो फिर वेबसाइट लोड हुई, फिर वही है सब कुछ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेबसाइट दो तरीकों से खुल रही है, एक वेबसाइट का यूआरएल लिखने से और एक यूआरएल के आगे index.html लिखने से। बेसिकली ये जो इंडेक्स की फाइल है, ये वो फाइल है जो ऑटो लोड हो रही है, किसके साथ, आपकी वेबसाइट के नाम के साथ। मगर ये बातें मैं आपको बता रहा हूं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्राउलर तो इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड करेगा। वो ये समझ रहा है कि तो दो यूआरएल्स हैं जो आपकी वेबसाइट पे लेकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ही इन दो यूआरएल्स का आपस में कंपटीशन चलने लगा हुआ है। ये भी हमें गूगल को बताना है, ये है वो चीज जो कैनोनिकल में हमें गूगल को बतानी है। अब इनमें से एक एड्रेस तो फिजिकल है और एक एड्रेस फिजिकल नहीं है, क्या खा रहा है, कौन सा एड्रेस फिजिकल है भला, index.html, ये फिजिकल है। क्या मतलब, यहीं पर जाकर तो फाइल बनाई है आपने, लेकिन ये dckitchen.org ये फिजिकल एड्रेस नहीं है, ये तो यूआरएल है, ये तो हमने डोमेन खरीदी थी तो उसने इसके अंदर उस एड्रेस को डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एड्रेस में जाकर मैं ये कहूंगा कि भाई ये कॉपी है और दूसरा ओरिजिनल है। अब मैं किस में जाकर ये कह सकता हूं कि ये कॉपी है और दूसरा ओरिजिनल है, भाई जिसमें मैं चेंजेस कर सकता हूं, किसमें, इंडेक्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम कहने क्या जा रहे हैं, हम कहने ये जा रहे हैं कि जो इंडेक्स की फाइल है ये कॉपी है, हालांकि ओरिजिनल है, हमारे मुताबिक वो ओरिजिनल है, भाई उसी में बैठ के काम किया था ना, मगर क्राउलर को ये कह रहे हैं ये कॉपी है और ओरिजिनल कौन सी है, dckitchen.org ओरिजिनल है। यानी इंडेक्स को रैंक नहीं करना और क्राउल नहीं करना, किसको क्राउल करना है, dckitchen.org को क्राउल करना है। ये वो कैनोनिकल है जो हर वेबसाइट पे लगेगा, हर वेबसाइट, यानी जब मेरे पास कोई वेबसाइट आती है सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि क्या कैनोनिकल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। नहीं लगा होता तो उसके यूआरएल के मुताबिक उसका कैनोनिकल हम सेट करते हैं। कैसे सेट करते हैं ये देखें जरा, इसमें इसका कैनोनिकल चेक कर लो, कंट्रोल यू, चलो भाई खोल दो, नहीं उसका दिल नहीं कर रहा खोलने को, कोई बात नहीं, हम उसे कहीं और खोल लेते हैं जाके, यार इसका माइंड नहीं है इस वक्त, यहाँ खोल लेते हैं। जी आ गया, जरा चेक करें कि अभी मैंने जो टैग आपको बताया है वो इस वेबसाइट पे कहां है, जरा उसको देखते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। कभी कौन आ गया नजर, ये भी पढ़ा हुआ है हमने, है ना, गुजरा तो नहीं कैनोनिकल, वैसे देखें जरा इधर से कहीं नजर आ रहा है ऊपर के, नहीं, लाइन नंबर 13 आ गया नजर। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, क्या टैग है जी, यही टैग एग्जैक्टली हमने लगाना है, सिर्फ फर्क क्या पड़ा करेगा, यहां पे आकर वेबसाइट चेंज हो जाएगी, यहां पे आकर वेबसाइट चेंज हो जाएगी। ये प्रोफेशनल किचन की वेबसाइट है तो ये लग जाएगी, पीक सॉल्यूशन की होगी तो वो लग जाएगी, एबीसी होगी तो वो लग जाएगी, एक्सवाईजी होगी, भाई जो भी वेबसाइट होगी उसका यूआरएल आ जाएगा उसकी इंडेक्स फाइल के अंदर जाकर। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल href इक्वल्स टू वेबसाइट यूआरएल, बस कैनोनिकल लग गया। वो जो दूसरा कैनोनिकल है दैट इज सब्जेक्ट टू द डुप्लीकेशन, यानी अगर आपने कहा कि भैया तो टेंशन हो रही है, क्या इसकी जरूरत ही नहीं है, डुप्लीकेट करते ही नहीं है, तो जब आपने डुप्लीकेट ही नहीं किया फिर तो नहीं इसकी जरूरत। लेकिन ये कैनोनिकल तो आपने कुछ नहीं किया तो भी लगना है, नहीं लगेगा तो आपका एक एसईओ का सिग्नल वीक है। ये भी देखते ही होता है, दिखने में ये इंटरनल लिंक है मगर गूगल इसको आज की तारीख में कहता है कि ये टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। ठीक है, ये टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। जब हम 2012-13 में एसईओ करते होते थे तो उस वक्त सिर्फ दो ही एसईओ होती थी, ऑन साइट एसईओ, ऑफ साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ कहीं बीच में दरमियान में नहीं थी वो। फिर गूगल ने ऐसा ऐसा इसको जरा स्पेसिफाई कर दिया, हालांकि देखा जाए तो ये ऑन साइट एसईओ है भाई, वेबसाइट खोली, वेबसाइट में जाकर चेंजेस की
ऑन साइट एसईओ हो गई, अगर बाहर करता तो ऑफ साइट एसईओ होती, लेकिन ये वाला फैक्टर टेक्निकल एसईओ का फैक्टर कहलाता है। ठीक हो गया? अब ये क्या होगा, हेड में जाकर ये पेस्ट करेंगे हम, ऐसे ही है ना, हेड में लगा हुआ है ना ये। सो हमने आज की तारीख तक एसईओ की कुछ चीजें देखी, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, फेविकॉन पहले ही देख चुके हुए हैं, मैंने कहा फेविकॉन पहले ही देख चुके हुए हैं, और आखिर में कैनोनिकल। समझ में आ गया सबको कैनोनिकल क्या है? ठीक है, इन्हीं आने वाली क्लासेस में मैं बताऊंगा कि ये कैनोनिकल वर्डप्रेस में कैसे लगता है। ठीक है, वर्डप्रेस की वेबसाइट में इस कैनोनिकल को हम कैसे सेट करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में इसको भी देखेंगे।